सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। आज हमारा फोकस पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट पर रहेगा। इस चर्चा को हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पहले दिन के घटनाक्रम पर। दूसरे हिस्से में चलेगी एक मास्टर क्लास। हम चलेंगे विदेश मामलों के जानकार जी पार्थसारथी के पास। उन्होंने इंडियन आर्मी में सेवाएं दी। 1998 से 2000 तक पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे क्योंकि IFS अफसर थे। इसके अलावा वो साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। प्रवक्ता रह चुके हैं विदेश मंत्रालय का। समझेंगे इमरान खान इस हालत में कैसे पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। समय के उपासक दो तरह के होते हैं। पहले वो जो चाहते हैं कि किसी पल के बीतने का इंतजार, दूसरे वो जो सबसे बड़ी बेसब्री से किसी खास पल के आने का इंतजार करते हैं। पाकिस्तान में सत्ता पक्ष और विपक्ष इन्हीं दो धड़ों में बटा हुआ है। विपक्ष कह रहा है हमें देरी मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जाल बिछ चुका है। वो टालने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय ने हमेशा कहा है मैं रुकता नहीं। तो वो घड़ी आ गई है जिससे इमरान खान नजरें फेरना चाहते थे। 25 मार्च को पाकिस्तान की संसद के निचले सदन यानी नेशनल असेंबली का सेशन शुरू हो गया। इस सेशन में प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, बहस होगी, फिर वोटिंग कराई जाएगी। अगर विपक्ष ने 172 सांसदों का समर्थन जुटा लिया तो कप्तान की कुर्सी चली जाएगी। हम पहले भी बता चुके हैं कि इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले तीसरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं। 1989 में बेनजीर भुट्टो और 2006 में शौकत अजीज के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुका है। दोनों दफा प्रस्ताव को जरूरी वोट नहीं मिले और PM की कुर्सी सलामत रही। पर इस बार मामला अलग है। सत्ताधारी पार्टी PTI के ही कई सांसदों ने बगावत का रास्ता चुन लिया है। हालांकि इमरान खान दोनों स्थितियों में इतिहास बना सकते हैं। उनके पास हम फर्स्ट वाला टैग लगाकर घूमने का मौका आ चुका है। पास हुए तो वो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने वाले पहले PM बन जाएंगे। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, फेल हुआ तो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले PM बनने की राह पर आगे बढ़ जाएंगे। आज तक किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को यह सौभाग्य हासिल नहीं हुआ कि वो कार्यकाल पूरा कर पाए चुने जाने के बाद। इमरान खान का नाम इतिहास के किस चैप्टर में लिखा जाएगा, इसका पता 1 हफ्ते के भीतर लग जाएगा। पटल पर रखे जाने से 3 से 7 दिनों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवानी होती है। अब जान लेते हैं कि नेशनल असेंबली में पहले दिन हुआ क्या। सबसे पहले पिछली और हालिया सेशन के बीच दिवंगत हुए सांसदों और पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार को श्रद्धांजलि दी गई। उनके लिए कुरान का पाठ हुआ, प्रार्थना की गई। इसके बाद नेशनल असेंबली को 28 मार्च के शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये पहला कदम था। इसके बाद स्पीकर असद कैसर ने कहा यह परंपरा के अनुसार हुआ है। नेशनल असेंबली के किसी सदस्य के निधन के बाद आयोजित सेशन के पहले दिन कोई कामकाज नहीं होता है। कैसर ने यह भी बताया कि ऐसा इतिहास में पहले भी 24 दफा हो चुका है। विपक्ष ने 8 मार्च को प्रस्ताव भेजा था। कायदे से 21 मार्च को सेशन बुलाया जाना था, लेकिन OIC की बैठक का हवाला देकर स्पीकर ने पहले ही सदन आहूत करने में देरी कर दी थी। पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर पेश नहीं किया जा सका और इससे विपक्ष में खासी नाराजगी दिखी। PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने स्पीकर को इमरान खान की कठपुतली करार दिया। कहा कि स्पीकर लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आई लव दिस वर्ड, धज्जियां। अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर सांसदों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विजिटर, गेस्ट या सांसदों के निजी सिक्योरिटी गार्ड को संसद के परिसर में आने की इजाजत नहीं होगी। सांसदों के लॉज से संसद भवन के बीच बस सेवा चलाई जाएगी और इसी में उन्हें संसद तक आना होगा। नियमानुसार 28 मार्च तक अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जानी थी, लेकिन तब तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित रहेगी। यानी ये प्रोसेस अभी और लंबा खिंचने वाला है। अब बारी है हमारी आज की मास्टर क्लास की, जिसमें हम बात करेंगे जी पार्थसारथी से। आइए चलते हैं। इमरान खान की सरकार खतरे में है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट है। OIC की मीटिंग कंप्लीट हुई है। तो कई सारी चीजें हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए इस मास्टर क्लास में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी पार्थसारथी जी। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। और धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। और इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं, दर्शकों को बता दूं
जी पार्थसारथी जी फौज में रहे, फिर इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे, कई प्रतिष्ठित असाइनमेंट इन्होंने किए और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की जो सबसे बड़ी कोशिश की गई थी और फिर बिगाड़ की जो सबसे बड़ी वजह बनी 1998 से 2000 का दौर, तब जी पार्थसारथी जी पाकिस्तान में ही तैनात थे। बाद के दिनों में भी वो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और कई अहम जिम्मेदारियों पर रहे और लगातार राजनयिक मसलों पर, विदेशी मामलों पर लिखते रहते हैं। हम लोग पॉलिटिक्स की बात तो करेंगे ही, उसका लगातार जिक्र आता है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इज स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टू बिकम अ फेल्ड स्टेट और उसमें डेमोक्रेसी का डिटोरिएशन तो है ही, उनकी इकोनॉमी जो चौपट हो रखी है उसका एक बड़ा रोल होगा। पाकिस्तान में इस वक्त भी बड़ा आर्थिक संकट है, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पड़ रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद रूस से गेहूं खरीदना पड़ रहा है, मिडिल ईस्ट के देशों से मदद लेनी पड़ रही है और फिर इन सब के बीच इमरान खान के सामने आता है अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि जो उनकी सबसे बड़ी बैंकिंग है फौज की, वो भी हट जाती है। अभी क्या है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और उसका पॉलिटिक्स में किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है सर? देखिए, आर्थिक स्थिति तो बहुत बिगड़ी हुई है जी, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, लोग उन्हें बैंकरप्ट होने नहीं देंगे, यानी कि पैसा ही नहीं जी, और कहीं बाहर से पैसा मिल ही जाता है। जी, लेकिन इमरान खान ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिससे ये आसान नहीं है। जी, सबसे पहले उनके संबंध सऊदी अरब से बिगड़े, क्योंकि वो अपने को एक तीसमार खान समझ के इस्लामी जगत में परिवर्तन लाने की कोशिश जो हो रहा था जी, उस पर शामिल हुए, जिस पर सऊदी अरब से बुरा असर पड़ता। जी, सऊदी नाराज हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नाराज हैं जी, और चीन तो बहुत कुछ देता होगा उनको। भाई चीन ने पाकिस्तान को तो परमाणु अस्त्र के डिजाइन दिए हैं, जी, प्रक्षेपास्त्र दिए हैं जिससे भारत का हर एक शहर को निशाना बना सके, जी, तो और दूसरे हथियारों भी दिया है चीन ने। जी, लेकिन एक किस्म से जो पश्चिमी जगत है, जो असली पैसा देता है, जी, वो थकावट महसूस करने लगे। सर, तो इतने आसानी से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ करके वो दिखा देंगे। लेकिन क्योंकि उनकी आदत ये है कि एक परमाणु अस्त्र सहित एक देश जी, बिल्कुल ऐसे बन जाए जिससे पूरा सिस्टम ही टूट जाए गवर्नमेंट का, जी, तो सारे को दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। जी, तो देखना पड़ेगा कि इससे कैसे निकलते हैं। लेकिन समस्या नया नहीं है, बहुत दिन से चलता आ रहा है और अब जरा ज्यादा ही बिगड़ गया है। अच्छा और दूसरी बात ये सर, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना बाइडेन ना पुतिन इनको किसी एक किस्म के दोस्ती के इससे नहीं देखते हैं। सर आपने जो बाइडेन का जिक्र किया, मेरा अगला सवाल भी यही है। पारंपरिक रूप से इफ वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इंटरनेशनल एलाइज, तो हमने हमेशा देखा है, हमने 71 की जंग में देखा, उसके पहले 65 की जंग में देखा कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लिया। वो ग्रेट गेम का भी हिस्सा थे, तो उन्हें लग रहा था कि अफगानिस्तान पर जब सोवियत के कब्जे की बात शुरू हुई तो उसमें भी वो पाकिस्तान की तरफदारी करते नजर आए। और उसके बाद के दौर में भी देखा, जब जॉर्ज बुश के ज़माने में वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू हुआ, तब भी उन्होंने मुशर्रफ को और सबको अपना एलाई बनाया। लेकिन जो बाइडेन के कार्यकाल को 1 बरस हो चुका है, अब तक इमरान खान को फ़ोन तक नहीं किया गया और कहा जा रहा है कि इससे भी इमरान सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दर्शकों को बताएं कि आज की तारीख में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, किस मोड़ पर खड़े हैं? देखिए, वो ऐसे मोड़ में ही नहीं, वो इतने बिगड़ गए हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि अब इस पर परिवर्तन कैसा लाएंगे। और खास तौर पर बाइडेन साहब बहुत ही नाराज हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी आश्वासन दी इनको जी, कि जब वो भाग जा रहे थे अफगानिस्तान से, सब समस्याओं के पर हाथ का नियंत्रण में रखेंगे और ये कोई समस्या इनको सामना नहीं करना पड़ेगा। जी,
लेकिन जिस बदनामी के साथ अमेरिकनों को अफगानिस्तान से भागना पड़ा एक किस्म से, जी जिस किस्म से इनके लोगों को एयरपोर्ट तक में बदनाम किया गया, जी इससे काफी खंडन हुआ है बाइडेन का देश के अंदर कि हाँ, हर 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 सफर तो हम सफल नहीं रहे हैं विदेश में, लेकिन इस तरह की बदनामी हमें कभी सहने नहीं पड़ी। तो इसीलिए वो जानते हैं कि एक तरफ इमरान खान बड़े दोस्ती के बात कर रहे थे, अब समझ गए हैं कि उन्होंने तालिबान की तो हाथ छोड़ी नहीं। दूसरी बात, आईएसआई ने भी बिगाड़ दिया इनका समस्या को जी। क्योंकि इनके जो पहले आईएसआई के अध्यक्ष थे वो अपने को इमरान के बड़े निकट सहयोगी समझते थे। उन्होंने जाके अफगानिस्तान में काफी संकट पैदा किया जिस दिन अमेरिका बाहर निकल रहा था जी। तो लोग इन चीजों को भूले नहीं हैं। और वो जो पूर्व आईएसआई के अध्यक्ष थे वो इमरान खान के जरा ज्यादा ही निकट थे, इसीलिए निकाले गए। तो इमरान खान के समस्याएं जैसे करनी वैसे भरनी। आप पूर्व आईएसआई चीफ का जिक्र कर रहे हैं, अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। बार बार बात हो रही है कि इट वॉज पाकिस्तान आर्मी, ये पाकिस्तान की फ़ौज थी जिसने ये इंश्योर किया कि इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई सत्ता में आए। और अब ये पाकिस्तान की आर्मी, जनरल कमर बाजवा और बाकी सब ही हैं जो ये इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी सत्ता से रुखसती हो। इमरान खान ने एक रैली में ये बयान भी दिया जब पाकिस्तान की आर्मी ने कहा कि हम इस अविश्वास प्रस्ताव के मसले पर वी विल स्टे न्यूट्रल। तो उन्होंने कहा कि जानवर ही होता है जो किसी लड़ाई में किसी का साइड नहीं लेता है, पक्ष धरता नहीं रखता है, आदि आदि। सो ही टुक अ पॉट शॉट एट पाकिस्तान आर्मी। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट ने एक नए पॉलिटिकल मोहरे पर दांव लगाने की तैयारी कर ली है? पॉइंट 1, क्या इस झगड़े की शुरुआत जो आईएसआई के चीफ की नियुक्ति है उन सब से हुई? और इन फ्यूचर, क्योंकि हमने देखा है जो पूरा वो जुमला है, पाकिस्तान में मौजा ही मौजा, चारों तरफ फौजा ही फौजा। तो इन फ्यूचर पाकिस्तान की फौज किस तरह के पॉलिटिकल सिग्नल दे रही है? व्हाट लाइज इन द फ्यूचर? सिग्नल तो साफ है जी। इनकी और जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ हैं, नहीं बनती है जी। दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं जी। और ये बहुत ही इन्होंने रुकावट डालना कोशिश की जब नए आईएसआई अध्यक्ष की नियुक्ति का सवाल था। और उस आईएसआई के जो अध्यक्ष हैं उनको चुनने का जिम्मेवारी सर्वप्रथम उसमें सेनाध्यक्ष का है। तो मुझे लगता है कि, और जहां तक मुझसे पाकिस्तानी दोस्तों से बात हुई है जी, इनके खिलाफ सेना उसके बाद शुरू की उन्होंने। और एक तरह से अगर सेना एक निशाना भी दे इनके जो राजनीतिज्ञ हैं उनको, तो अगर सेना उनको कहे जरा पैदल करके आओ तो वो भाग के आएंगे सेना से। और खास तौर पर जो छोटे पार्टी हैं जिनको शायद सहायता मिला होगा वो हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि 5-6 साल पहले फौज का सबसे लोकप्रिय राजनीतिज्ञ इमरान खान थे। इनको जिन्होंने प्रशिक्षण दी वो एक पूर्व आईएसआई अध्यक्ष थे जिसका नाम था जनरल हमीद गुल जी, जिसको मैं अच्छी तरह से जानता था। और हमीद गुल तो बिल्कुल कट्टर भारत विरोधी थे, लेकिन भारत के सफीर राजदूत के साथ बात करना से इनकार नहीं करते थे। तो मुझे लगता है कि इनकी समस्याएं बढ़ेंगी अब और हर संभव प्रयास करेंगे सेना इनको निकालने के लिए। और क्योंकि सेना किसको बैक करेगी सर? अब ये तय नहीं है, लेकिन
मुझे लगता है कि नवाज शरीफ के जो भाई हैं, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, उनको समर्थन देने से इनकार नहीं करेंगे। सबसे बड़ी पार्टी है उनकी। दूसरी बात है, इनके काफी समस्याएं थे, मतभेद थे नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन शहबाज इनका निकट रह चुका है। जनरल तो बाजवा हालांकि नहीं, सेना का ओके, इन जनरल एस्टेब्लिशमेंट का, जनरल्स इन जनरल। तो मुझे लगता है कि वो चाहेंगे कि अपनी बेटी बन जाए नए प्रधानमंत्री। फौज उसे मानेगी नहीं, तो परिवार को भी कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी भाई हैं उनको बनाया जाएगा, और उसके बाद देखें, इवेंचुअली समवन विल इमर्ज फ्रॉम पंजाब। सर मैं ये जानना जी सर। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक दिलचस्प जगह है। और दूसरी बात ये सर कि सेनाध्यक्ष के कार्यकाल अक्टूबर नवंबर खत्म होता है जी। अब क्या वो नए जो बनते हैं उनको एक्सटेंशन देंगे? क्या फौज उसे पसंद करेगी? एक तो एक्सटेंशन मिल गया, तो इस पर भी मतभेद होंगे। लेकिन एक बात है, जो ये चाहते थे कि वो बने इमरान खान, वो बनने वाली बात नहीं। पार्थसारथी साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या इमरान खान ने वही गलती की जो उनके पूर्ववर्तियों ने की? और ये फेहरिस्त लंबी भी है और सिलसिला पुराना भी है। इस्कंदर मिर्जा जिस सोच के साथ अयूब खान को लेकर आए, जुल्फिकार अली भुट्टो जिस सोच के साथ लेकर आए जिया उल हक को, या परवेज मुशर्रफ को जिस सोच के साथ लेके आए नवाज शरीफ, मेडलिंग विद द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और उसमें अपने संरक्षण में और खुद को संरक्षण मिले ऐसा एक गुट तैयार करने की कोशिश। हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान के नेताओं ने इस तरह की कोशिश की है, उन्हें कभी जान तो कभी सत्ता से कीमत चुकानी पड़ी है। क्या इमरान खान भी वैसी कुछ कोशिश कर रहे थे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आईएसआई चीफ is like a representative in all the instruments of administration from Pakistan Army's side. But ISS चीफ जब जरा ज्यादा ही निकट हो जाता है और लोगों के मन में शक आता है कि हालांकि वो सीनियर मोस्ट नहीं है, वो सेनाध्यक्ष बनाए जाएंगे, अगर इमरान खान वहां रहे तो माहौल बदल जाता है। क्योंकि उनसे सीनियर 4 लेफ्टिनेंट जनरल थे और हैं। तो इस तरह के सेना के अंदरूनी मामलों में दखल देना मैं उचित नहीं समझता हूं। सेनाओं के अंदर उनके मतभेद हैं तो उनको वो तय करें उस पर। एक चीज सर हम लोग और नोटिस कर रहे हैं, जब हम वहां की मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं, कि इमरान खान खासे एग्रेसिव हैं इन हिज टोनैलिटी। वो रैलियों में लगातार बोल रहे हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव बीत जाने दीजिए, उसके बाद मैं कुर्सी से नहीं हटा तो एक एक को देख लूँगा। और जबकि आलम यह है कि खुद उनकी पार्टी के लगभग 2 दर्जन रिप्रेजेंटेटिव उनका विरोध कर रहे हैं। इमरान खान क्या इवेंचुअली ही मे सेल थ्रू, या बौखलाहट में वो ये एग्रेशन दिखा रहे हैं? अगर आप सोच समझकर बोलो तो आप कहेंगे कि अब उनका रहना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान में क्या अंदरूनी बातें होती हैं, इस पर कोई कह नहीं सकता। किसने किसको पैसा दिया, किसने किसको समर्थन ऑफर किया, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर आप देखें तो उनका चांस कम है अभी। और चीन का कितना से और रोल रहेगा नई रिजीम में? क्योंकि फाइनेंशियली तो वो बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो उनका रोड प्रोजेक्ट हो, चाहे वो उनका पोर्ट प्रोजेक्ट हो, या जैसे आपने जिक्र किया हथियार से लेके हर तरह के मसलों में जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं। ओआईसी में आके जिस तरह से चीन के विदेश मंत्री ने जम्मू कश्मीर पर बयान दिया, जिस पर
हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने सख्त ऐतराज भी जताया। चीन का क्या रोल रहता है सर लेटली? चीन बड़ी होशियारी से अपनी कूटनीति चलाता है। अगर उसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में कुछ करना पड़े तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि इन्होंने कैसे किया, इसलिए कि उनके संपर्क सबके साथ है। क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है सर या जो सेना है, उसमें ऐसा कोई नहीं होगा जिसको हिम्मत हो चीन की आलोचना करने का। जी कोई भी नहीं जी चाहे वो सेनाध्यक्ष हो, चाहे वो सेकंड लेफ्टिनेंट हो। तो चीन मनमानी कर सकता, लेकिन बड़ी चतुरता से अपने कूटनीति संभालता है कि कोई ये ना कह सके कि कोई निर्णय अगर लिया गया उनके हस्तक्षेप पर लिया गया। चीन की समस्याएं दूसरे हैं। जी चीन की समस्या जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कट्टरवादी पार्टी है उनको मान्यता नहीं देते और उनको पर भरोसा नहीं करते, लेकिन बहुत कम है उस तरह के पाकिस्तान में। लेकिन अगर पूरी इस्लामी जगत में देखें तो चीन के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। और इमरान खान हाँ चीन के बहुत ही समर्थक थे, लेकिन वो मलेशिया वगैरह के साथ जरा जब निकट संबंध में लगे तो जितने भी ये देश हैं, सऊदी अरब या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई वाले जो हैं, वो इतने नाराज हो गए थे, बिल्कुल संबंध काट दिया था इमरान खान के साथ। और इनके नाम पर इनको पर काफी चिंता व्यक्त किया, काफी कोशिश की, लेकिन वो अरब देश इनके पास नहीं आए जी। और वो नाराजगी अब भी है, लेकिन उतने नहीं जैसे कि कोई लगे हुए हैं कि कल सुबह निकाला जाए इनको। लेकिन वो अरबों के आंखों में इनके लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। मिस्टर पार्थसारथी, आर वी लुकिंग एट अ न्यू इस्लामिक ऑर्डर जहां पे तुर्की इज ट्राइंग टू टेक द लीडरशिप रोल और इमरान खान भी एर्दोगान के जरिए तुर्की और फिर रूस और वो पूरे उस नए इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या इसलिए सऊदी अरब और ये जो पुराने क्षत्रप हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो एक कारण ये है कि कोई टर्की को तो पसंद नहीं करता है। तुर्कियों ने तो अरब देशों पर काफी उन्होंने जुल्म किया जी, जब कब्जा में उनके कब्जे में थे ये देश। तो तुर्कों के खिलाफ कोई दोस्ती की भावना ही नहीं अरब जगत में। लेकिन इमरान जो सब अपने कार्यकाल को उसने शुरू किया टर्की और मलेशिया के साथ जी, दोस्ती बनाने में, कि ये सोचते हुए कि मैं एक नया डिजाइन दूंगा, नया रूप दूंगा विदेश नीति को। वो जल्दी इसको उनको सीखना पड़ेगा भाई कि दुनिया इस तरह नहीं चलती। अच्छा, आखिरी दो सवाल सर। पहला सवाल ये, उन आखिरी दो में, हमने आज तक के इतिहास में पाकिस्तान में एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद इमरान खान ऐसा कर सके, नहीं कर पाए। अब जब लग रहा है कि उनका कार्यकाल खत्म होने को है, आप उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? इमरान खान की सरकार ने कैसा परफॉर्म किया घरेलू मोर्चे पर और विदेशी मामलों के मोर्चे पर? देखिए, हमारे लिए उन्होंने बहुत सेवा की। इस्लामी जगत में पूरे देश का नाम बिगड़ा। इस्लामी जगत माने अरब देशों की मतभेद लाया है इस्लामी जगत में। तो विदेश नीति पर जहां है इतने सफल नहीं रहे, और जाते समय बाइडेन साहब ने भी कह दिया मैं उसे इसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूं जी। रूसी ने स्वागत किया क्योंकि वो वहां गए, लेकिन रूस से एक स्क्रू ड्राइवर भी नहीं मिला है इनको। इनका रहा एक दोस्त, एक सहायक, और वो है चीन। चीन के साथ
वो कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड। हम्म। और चीन उन्हें इसलिए मदद करता है ताकि वो कि भारत पर नियंत्रण रखने के लिए। हम्म। तो परमाणु अस्त्र हो, मिसाइल्स हो, फाइटर एयरक्राफ्ट हो, अभी आर्टिलरी भी, गन्स भी दिए हैं चीन ने। हम्म। जितना भी हथियार उनको देना पड़े हम्म। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, हम्म। चीन उनको देता आया है और देता रहेगा। ओके। ये है हमारे लिए चुनौती, यस। पाकिस्तान नहीं। जी। पाकिस्तान में अभी बहुत ऐसे भी लोग हैं जो थक गए हैं। हम्म। तो हमारी कोशिश ये रही है कि एक किस्म से पाकिस्तान के लोगों से, दूसरे सबसे एक किस्म की संपर्क रखना चाहिए, मॉडरेट फैक्शन और को बढ़ावा देना चाहिए। और साथ साथ जी। पाकिस्तान के संबंध अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के भी साथ साथ उतने अच्छे नहीं हैं। हम्म। क्योंकि जो उन्होंने आटा भेजा, व्हीट, और हमने भेजा, लोग वहां खाए और लोग कहने लगे कि पाकिस्तानियों के क्या भेजा, कुछ तो सबक सीखो हिंदुस्तानियों से कि अगर आटा भेजना हो तो भारत जैसा कुछ काम कीजिए। तो पाकिस्तानियों ने वो घटिया सप्लाई की गेहूं और आटे की। हाँ, बिल्कुल घटिया आटा। तो मुझे लगता है कि इमरान को अगर भविष्य में देखें तो इन पर इनके लोग कहा जाएगा कि इन्होंने पाकिस्तान के हित में तो कुछ किया नहीं। लेकिन ये ना घर के रहे ना घाट के, पंजाब में रहते हैं, पश्तून हैं, बेस इनको इसलिए मिला क्रिकेट के वजह से। और मैं आखिरी बात को आपको कहना चाहता हूं जी। 1982 में मैं भारत का कौंसल जनरल था कराची में जी। सुनील गावस्कर के साइड आए वहां, और हम पराजित रहे वहां, और सबसे ज्यादा विकेट्स ली इमरान खान ने। दो चीजें, एक मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर ने मुझे कहा, मैंने कहा यार मैंने इसको अंग्रेजों के खिलाफ देखते हुए देखा है, कुछ ज्यादा नहीं किया, लेकिन हमारे खिलाफ बड़े जोर से बॉल करता है, रिवर्स स्विंग इतना करता है। तो उसने कहा रिवर्स स्विंग अगर आप देखेंगे कौंसल जनरल साहब, वो रिवर्स स्विंग आता है किसी लंच या टी ब्रेक के बाद। बॉल को देखते रहिए किस तरफ में शाइन है। ओके। तो इनकी बॉल टैंपरिंग के भी एक किस्म का हिस्सा है जो मुझे पाकिस्तानियों ने कुछ कहा जब 82 में ये आए, हम पाकिस्तान हमारी साइड आए थे। सरफराज एंड इमरान खान एंड ब्रिगेड, अभी तो उन्हीं के साथ मैंडेट टैंपरिंग हो रही है। आखिरी सवाल पास सारथी साहब इस मास्टर क्लास का, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त कहाँ खड़े हैं, किस तरह के गतिरोध हैं, किस तरह की पहल हैं, और इमरान खान की रुखसती से उन पर किस तरह का असर पड़ सकता है? ये बात ये है सर कि संबंध इस तरह समय ठीक है, इसलिए कि आतंकवाद कम हुआ है, इसलिए नहीं कि वो उनके ये एक किस्म की नीति है, लेकिन मजबूरी है कि अगर करें, और हमने सख्त कार्रवाई की, और मोदी साहब से वो ये नहीं कर अपेक्षा कर सकते हैं कि बड़ी नम्रता से हम जवाब देंगे। तो मैं समझता हूं कि इसीलिए एक किस्म से वो खामोश हैं इस समय, लेकिन भविष्य में क्या होगा देखना पड़ेगा। मैं उम्मीद रखता हूं लोग कुछ थक गए हैं भारत के साथ इस तरह के रिश्तों के बारे में, और मैं यकीन करता हूं तो एक किस्म से एक संपर्क हम रखे होंगे जिससे कुछ फायदा हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दुनियादारी की ये खास पेशकश आपको कैसी लगी? क्या हमें भविष्य में इसे कंटिन्यू करना चाहिए या शुक्रवार के रोज भी पुराने फॉर्मेट पर ही आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जाते जाते एक जरूरी सूचना आईपीएल के बारे में। आ गया है आईपीएल और साथ ही लौट आई है बमचक क्रिकेट की, जिसमें हम करते हैं आईपीएल की मजेदार बातें। अगर आप भी अपने आप को क्रिकेट का बमचक एक्सपर्ट मानते हैं
और हमारी इस लाइव कवरेज से जुड़ना चाहते हैं बतौर एक्सपर्ट, तो हमें लिखिए मेल sports@lallantop.com पर। और अगर आप क्रिकेट और दूसरे खेलों से जुड़ी चौचक कवरेज चाहते हैं तो ललन टॉप का नया वेंचर, नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पर ललन टॉप स्पोर्ट्स के नाम से हमारा चैनल है और फेसबुक पर भी इसी नाम से पेज है। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। पंत की स्लेजिंग से बनेगा काम या हार्दिक हिट करेंगे अहमदाबाद का नाम? किंग कोहली के किस्से, ट्रॉफी कब आएगी पंजाब के हिस्से? थला बनाएंगे चेन्नई को चैंपियन या रोहित को ट्रॉफी दिलाएंगे इंडियंस? लखनऊआ कहेंगे पहले आप या फिर से दिखेगा रॉयल्स का ताज? मचमच से निकलेगी हैदराबाद या कोलकाता होगी जिंदाबाद? आईपीएल 2022 का पूरा हाल सबसे ललन टॉप स्टाइल में, टॉस से ठीक पहले और मैच के तुरंत बाद लाइव।